पत्रकार, पिछले 38 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहा हूं और सिविल लाइंस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होने के नाते और जनता के बीच में जाने के कारण जनता और पार्टी, जनता और लोकतंत्र, इसके माध्यम आप सभी लोग हैं। तो यह मन में विचार आया कि अपना संदेश, अपनी बात कहने का माध्यम आप सबसे उपयुक्त कुछ नहीं हो सकता, इसलिए आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ बातें आप पूछें जिससे मैं अपनी बातें स्पष्ट कर सकूं और जनता तक एक अच्छा संदेश जाए, अपनेपन का संदेश जाए, भाईचारे का संदेश जाए। गोपाल जी, मेरा सवाल है आपसे कि प्रताप सिंह खजरियावासी ये कह रहे हैं कि उनका तो कोई पहचान ही नहीं, अपनी पहचान बना रहे थे। ऐसा में बीजेपी के कार्यकर्ता ही नहीं जानता है आपको, तो किस हिसाब से सिविल लाइन आप रखते हैं? हाँ बोलिए ना। हाँ, एक माइक ले लीजिए ना ताकि उनको आवाज मेरे को भी ठीक से सुनाई दे। हाँ, प्रताप सिंह जी ने ये कहा कि कौन गोपाल जी, मैं तो उनको जानता नहीं, किसको टिकट दिया है बीजेपी ने, तो इस पे आप क्या कहेंगे? सिविल लाइन एरिया में आप चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, अब मैं क्या कहूँ, मैं व्यक्तिगत विषयों में नहीं जाना चाहता, लेकिन राजस्थान के अंदर आज़ादी के बाद सबसे बड़े नेता भैरव सिंह जी शेखावत हुए हैं, जो संजोग से उनके ताऊ जी लगते हैं, और जिसने शेखावत साहब के साथ 27 दिवालियां लगातार मनाई हो, 27 होली साथ देखी हो, अगर उनको वो नहीं जानते तो इसका क्या जवाब दिया जा सकता है? लेकिन मैं तो उनको तब से जानता हूं जब वो शायद 9वीं या 10वीं के अंदर पढ़ते थे और उनकी शादी के अंदर भी उपस्थित था। गोपाली भाई साहब, मैं केशव शर्मा, इधर हाँ हाँ, आपके सिविल लाइन में हूँ, पत्रिका में आपका साथी भी रहा, कनिष्ठ। तो ये क्या प्रत्याशित नहीं था क्या आपको सिविल लाइन के लिए? आपको क्या लगा कि वो क्षेत्र मिल जाएगा? नहीं, इसको अप्रत्याशित नहीं कहना चाहिए, इसको प्रभु की कृपा कहना चाहिए। बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। सांगानेर में मेरे को कहा गया था, मैंने सांगानेर का नाम कभी नहीं लिया, मेरे से कहा गया कि आप सांगानेर में तैयारी करिए। तो जो पत्रकार साथी मेरे को जानते हैं वो समझते हैं कि मेरे तैयारी करने का रंग और ढंग कुछ अलग है। तो तैयारी करते हैं तो पूरी तैयारी करते हैं, तो लोगों को प्यार होने लगा, लोगों को स्नेह होने लगा, और फिर जब वहाँ टिकट नहीं मिली तो भगवान का स्मरण किया कि हे प्रभु, हो सकता है पत्रकारिता ही करवाने का इरादा हो। लेकिन जब सिविल लाइन से घोषित हो गया तो मेरे को लगा कि भगवान ने मेरे को जड़ों से जोड़ने का काम किया है। इसका कारण है कि मैं सिविल लाइन क्षेत्र का ही मूलतः व्यक्ति हूँ। 5 साल तक मैं भैरव सिंह जी शेखावत के घर रहा, फिर शास्त्री नगर के अंदर कई साल रहा, फिर निर्माण नगर सी के अंदर कई साल रहा, और घर भी बनाया तो निर्माण नगर सी के सामने ही बनाया। तो इसलिए मेरे लिए ये सारे इलाके अपने इलाके हैं। आपको लगता है सर मेहनत और थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सांगानेर की बजाय? देखिए, जब से होश संभाला है, माताजी बचपन में गुजर गई और पिताजी काशी में अस्वस्थ थे, तो ये शरीर मेहनत के बल पर ही खड़ा हुआ है। परिश्रम को मैं परिश्रम नहीं मानता, यह तो स्वभाव का हिस्सा है। हम लोग सब आपके साथ हैं भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ,
नहीं, मुद्दे दो तीन हैं, मुद्दे दो तीन हैं। एक मुद्दा वो अहंकार बनाम जनता, पहला मुद्दा है अहंकार बनाम जनता। दूसरा मुद्दा है राष्ट्रवाद बनाम तुष्टीकरण, और तीसरा मुद्दा है भ्रष्टाचार बनाम ईमानदारी। इन तीन मुद्दों के ऊपर चुनाव हो रहा है और इसमें बहुत सारी चीजें शामिल है। हम सड़कों पर जाएंगे तो निश्चित रूप से जो दलाली लेकर के सड़कें बनी होंगी तो उसमें डामर के नीचे कचरा निकलेगा। अगर कोई विकास का काम की बात करेगा तो पता चलेगा कि उसके नीचे खोखलापन है। तो ये सब सामान्य चीजें हैं। अगर कोई कहे कि उसके टीबी है और खांसी नहीं आएगी, तो मूल जो है वो भ्रष्टाचार है, मूल जो है वो अहंकार है, मूल जो है वो यह है कि एक देश के अंदर नागरिकों से दो तरह का व्यवहार कैसे हो सकता है। ये सिविल लाइन्स के मुद्दे हैं और उसका कारण है कि सिविल लाइन्स का नाम ही सिविलियन से जुड़ा हुआ है, तो व्यक्ति सिविलियन तो होना चाहिए। गोपाल जी, मैं मुकेश शर्मा खबरबाज से सामने जी। जब भैरव सिंह शेखावत जी थे तब आपके मन में नहीं आया चुनाव लड़ने का? तब ज्यादा आसान होता। देखिए, चुनाव लड़ने का ही विषय नहीं आया और बहुत सारे विषय आए, बहुत सारे विषय आए हैं, लेकिन मेरे सामने समस्या ये रही और मुख्य कारण ये रहा कि जिस पत्रकारिता के अंदर मैंने प्रवेश किया उस पत्रकारिता से मैं कैसे अलग हो जाऊं। कैसे भरी जमाने के अंदर हम लोग वादा करते थे जनता से, कहते थे कि हम किसी भी हाल में सरकार से टक्कर लेते हुए भी जनता के साथ खड़े रहेंगे, तो मैं कैसे छोड़ करके राजनीति के अंदर चला जाऊंगा, इसलिए नहीं गया। चुनाव के बाद पत्रकारिता छोड़ दोगे? हरीश जी, लिखना पढ़ना मेरा अब भी जारी है। अब भी जारी का मतलब कई पुस्तकें तैयार पड़ी है, कुछ छपने के इंतजार में है, कुछ को पढ़ा जा रहा है। जैसे लोगों को जान करके आश्चर्य होगा, पंडित नवल किशोर जी शर्मा कांग्रेस के बड़े नेता थे, लेकिन मैंने पूरा 1 वर्ष लगाकर पंडित नवल किशोर जी के ऊपर पुस्तक लिखने का काम किया, क्योंकि वो एक समय के ऊपर राजस्थान के स्वाभिमान का प्रतीक बन गए और राजीव गांधी के और क्वात्रोची के संबंधों के विपरीत जाकर उन्होंने विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन का ठेका देने से इनकार कर दिया। इसलिए मेरे को वो पूजनीय लगने लगे, तो मैंने 1 साल कांग्रेस नेता के ऊपर लगाकर उनकी जीवनी लिखने का काम किया। तो पत्रकारिता से तो क्या अलग होंगे, थोड़ा और ज़्यादा विधानसभा में मेहनत करेंगे कि जिस सूक्ष्मता और परिश्रम के साथ पत्रकारिता की, कि मेरे को गर्व होता है कि मेरी जीवन में कभी किसी खबर का खंडन नहीं आया। तो इसी तरह से ऐसे विषय उठाएंगे कि जिसका कोई खंडन नहीं कर सके। गोपाल जी, मैं महेश शर्मा, इस कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार में परिवहन घोटाले के नाम से बहुत बड़ा घोटाला हुआ, जिसमें परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास थे। अगर आप विधायक बनते हैं और आपकी सरकार आती है तो इस पे कार्रवाई होगी? अभी तो मिलजुल के दबा दिया मामले को। देखिए, मैं 1985 से पत्रकारिता में हूं और राजनीतिक क्षेत्रों में की पत्रकारिता करने का काम किया। राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्रों में 3 चीजों से, हेलीकॉप्टर से, बस से और कार से या जीप से यात्राएं की है। इनकी एक एक की जन्म कुंडली जानता हूं। उसमें परिवहन घोटाला तो कोई चीज ही नहीं है, लेकिन अपने राजेंद्र माथुर जी जो हिंदी पत्रकारिता के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, वो जब जयपुर आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि हरेक को कोलतार से पोतने की आदत मत डालिए। तो जब चिट्ठे खोलने लगेंगे तो कौन सा नेता बचने वाला है। अजी गोपाल जी, भाई साहब सारी सवालें डिमांड के रूप में रहा, एक बतौर राजनीति के हिसाब से सवाल एक भी अभी तक सवाल नहीं आया।
तो मेरा सवाल सीधे राजनीति से ताल्लुक रखता है कि राजनीति में जब आप पूरी तरह से रम जाएंगे तो ये भाषा ये अस्तित्व तो रह कहते ना, जब आत्मा परिवर्तन हो जाता तो शरीर का कोई महत्व ही नहीं रहता। तो जितनी भी बातें आपने बोल रहे हैं अभी तक आत्मा आपके अंदर पत्रकारिता का है, लेकिन जब राजनीति की आत्मा हो जाएगी तब तो शरीर का कोई महत्व नहीं कहते। जब आत्मा बदल जाता है तो शरीर का महत्व ही नहीं होता है। कई सारी बातें ऐसी है जो मेरे को बताने की आदत नहीं है। मैं केवल एक वाक्य में इसका जवाब देना चाहता हूं कि 1984 के अंदर जब भिंडरावाले का आतंक देश में था और वहां हिंदुओं की हत्याएं हो रही थी, तो 24 मार्च 1984 को मेरे साथ एक राजस्थान के नेता भी थे, मोहन प्रकाश जी, जो कांग्रेस के पूर्व महासचिव भी रहे। हम लोगों ने भिंडरावाले से जाके सीधे सवाल जवाब किए थे। तो इसलिए पत्रकार इसलिए हैं कि पत्रकारिता एक श्रेष्ठ पेशा है और इसी से निकल करके बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, इन लोगों ने, मदन मोहन मालवीय जी ने देश की राजनीति को सुचितापूर्ण करने का काम किया था। वही इच्छा लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ। दोनों हिंदुत्व से बातें कर रहे हैं, दोनों भैरव सिंह शेखावत जी की बातें कर रहे हैं और दोनों की जो नजरें हैं वो 4 सीटें कहीं ना कहीं बिलोंग कर रही हैं, किशनपुर, हवा महल, आदर्श और सिविल लाइंस। तो आप दोनों में मेन डिफरेंस किस तरह से आप रिलेटेड कर पाएंगे, क्योंकि दोनों हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, दोनों भैरव सिंह शेखावत की बात कर रहे हैं। देखिए, भैरव सिंह जी की बात करने का नैतिक अधिकार किसको है ये मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वो भी जानते हैं और पत्रकार साथी भी जानते हैं और राजस्थान की जनता भी जानती है। जिस व्यक्ति को शेखावत साहब के मरणोपरांत उनके पैरों में घी लगाते समय उनके पांव की रेखाएं देखने का सौभाग्य मिला है, उसकी किस मुंह से कोई बात कर सकता है। और दूसरी बात है, अपने सारे पत्रकार साथी प्रमुख थे। जब भैरव सिंह जी की श्रद्धांजलि सभा सिविल लाइंस के अंदर हुई तो परिवार ने अपनी तरफ से धन्यवाद देने का जो अवसर दिया वो भैरव सिंह जी के लाडले गोपाल को दिया और किसी को नहीं दिया। तो इसमें क्या कहने की बात है, कुछ है ही नहीं। और फिर वो भारतीय जनता पार्टी में रहे और वो उनका विरोध करने के लिए कांग्रेस में चले गए। इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए। और मेरे छोटे भाई की तरह से मैं क्या उनके बारे में बात कहूँ। उनके पिताजी को मैंने हमेशा चाचा जी कह के चरण स्पर्श किया है और आगे भी करता रहूंगा। वो चाची जी है मेरी, उनकी जो वीर माता है, मैंने हमेशा प्रशंसा की है कि माँ हो तो प्रताप जी की माँ जैसी हो, जिनमें अटूट साहस भरा हुआ है। उन्होंने अभी चुनावी दौर में जय सिया राम का नारा लगाना शुरू कर दिया। आप लोग पहले से जय श्री राम बोल रहे हैं, वो जय सिया राम बोल रहे हैं, तो दोनों ही हिंदुत्व के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। इस वजह से तो किस तरह से डाइवर्जन हो पाएगा वोट। तो देखिए, जय सिया राम की बात करना मेरे लिए तो वैसा है जो मेरे रग रग में बसा हुआ है। मेरा तो घर ही बना वो राम मंदिर के ऊपर कार सेवा से कार सेवा तक पुस्तक से मिले हुए पैसे से बना। और ये लोग उस तरह के थे जो राम जन्मभूमि पर, प्रभु राम की जन्मभूमि के ऊपर अस्पताल और शौचालय बनाने की बात करते थे, जो राम सेतु को काल्पनिक बताने की बात करते थे, जो भगवान राम के लिए काल्पनिक बताने की बात करते थे। अपने जो ऐतिहासिक संग्रहालय है दिल्ली के अंदर, उसमें सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत के पत्र रखे हुए हैं कि नेहरू जी बराबर इस बात की कोशिश करते रहे कि
वहां से मूर्ति को हटा लिया जाए। और सरदार पटेल हमेशा कहते रहे, पंत यहाँ से मूर्ति को मत उठाना। तो कांग्रेस में रह करके और राम मंदिर की बात करते होते तो जैसे मैं खड़ा था वहां पर गोलियों के बीच में, वो भी कार सेवक के रूप में खड़े होते। आज तक तो कभी देखा नहीं। और कोई अगर शेर की खाल पहन ले तो अगर ये मान लिया जाए कि वो सिंह है तो उससे डर सकते हैं वो लोग जो छोटे बच्चे होते हैं। खेतों के अंदर वो बिजूका लगा देते हैं, सामने वाले सोचते हैं कि आदमी खड़ा है। अब उसमें अगर ये मान लें, अगर ऐसे ही राम भक्त देश में होते तो प्रभु राम के मंदिर का निर्माण नहीं हुआ होता। उसके लिए रक्त बहाना पड़ता है, उसके लिए गोलियों में खड़ा होना पड़ता है। चुनाव के समय भाषण देने से काम नहीं चलता। गोपाल जी भाई साहब, मैं LL शर्मा इधर हूँ। शेखावत जी के परिवार से आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और हम कई साथी इस बात के गवाह हैं। और यूं कहे तो हमारे टाइम में आपको शेखावत जी का पुत्र के रूप में माना देखा जाता है, चर्चा भी हमारी उतरी है। जब से आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्यक्ष से बनी है, मेरा एक सवाल है कि शेखावत जी के परिवार से आपका कोई शुभकामना संदेश आया है तो किसका आया, कि दिया कि नहीं दिया, इतनी जिज्ञासा है। देखिए, शेखावत साहब का जो परिवार है वो मेरे लिए, मतलब मैं उनको बड़ा व्यक्ति मानता हूं।